नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और भी इस वक्त की तमाम ताजा खबरें। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको, यानी कि हेडलाइंस। यूएई और कतर के 2 दिन के दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर होगी व्यापक चर्चा। दुबई में पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन को लेकर भी उत्साहित है प्रधानमंत्री। किसान संगठनों के दिल्ली कूच से पहले पुलिस प्रशासन सतर्क। दिल्ली की सभी सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हालात काबू करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का किया आह्वान। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, किसानों की मांग का स्थायी हल निकालने पर है सरकार का जोर। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आज बीजेपी में शामिल होंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त राष्ट्रपति संबोधित कर रही हैं। इस मिशन द्वारा आत्मज्ञान का पथ देखने का प्रयास किया जा रहा है। आपके ये पुनीत कार्य मानव कल्याण को आपकी बहुत बड़ी देन है। देवियों और स्वजनों, जैन शब्दों के मूल में जीन शब्द है। जीन शब्दों का अर्थ है विजेता। विजेता वो है जिसने अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो और जो दूसरों को मोक्ष की राह दिखाए। तीर्थंकर का अर्थ है लोगों को भव सागर से पार करने वाला। सभी 24 जैन तीर्थंकर मानवता को वो रास्ता दिखाकर गए हैं जिससे जन्म मरण की बंधन में मुक्ति मिलती है, करुणा और दया का भाव उत्पन्न होता है तथा किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का सही अर्थ ज्ञात होता है। जैन जीवन शैली का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और आत्मबोध है। जैन तीर्थंकर द्वारा दिए गए 3 रत्न जीवन को मंगलमय बना सकते हैं और मानव समाज को सही ढंग से जीना सिखा सकते हैं। ये 3 रत्न है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मैं यहाँ जैन समाज के क्षमावाणी दिवस का जिक्र करना चाहूँगी। इस पवित्र दिन पर जैन समुदाय के प्रत्येक सदस्य जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। वास्तव में ये दिन केवल एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मोक्ष की राह पर पहला कदम है। जैन धर्म द्वारा दिखाए गए मानव कल्याण के मार्ग पर चलने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। देवियों और स्वजनों, भारत की संस्कृति सौहार्द की संस्कृति है। जो विश्व के अनेक राष्ट्र विस्तारवाद के बारे में सोच रहे थे, भारत मानवता के उत्थान के बारे में चिंतित कर रहे था। हमने विश्व को बताया है, अयं निज परोबीते गणना लघु चेतसाम उदारो चरितारंग तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात आपने और पराया का भेद करना संकुचित मानविकता के प्रतीक है। उदारतापूर्ण जीवन जीने वाले लोगों के लिए पूरी विश्व एक ही परिवार ही तो है। सत्य, अहिंसा, तप और व्रत भारत के कोण कोण में बसे हैं। भारत आत्मा शांति की खोज का देश है, आध्यात्मिक विभूतियों का देश है। ऐसे ही एक विभूति है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर।
भगवान महावीर के जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल मानव जाति का कल्याण के लिए समर्पित था। अगर कोई व्यक्ति उनके दिखाई रास्ते पर चल पाए तो निश्चित ही आत्मज्ञान संभव है। देवियों और स्वजनों, आज अधिकांश लोग भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। ये धन संपत्ति के लिए एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका अंत सुखद हो ही नहीं सकता। ये भूल गए हैं कि जीवन में हमें वास्तव में क्या चाहिए। हम अपनी आध्यात्मिक संपदा को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि धनोपार्जन नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि धनोपार्जन के साथ मानसिक शांति, समभाव, संयम और सजातार भी अत्यंत आवश्यक है। अगर हम अपने मूल स्वभाव की ओर जाए, आज विश्व में व्याप्त कई समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आधुनिक विकास को त्याग करें, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए आधुनिक विकास को अपनाएं। एक आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोग किसी न किसी रूप में मानसिक विकार से पीड़ित थे। कोविड-19 महामारी के बाद से अवसाद और चिंता की समस्याएं और अधिक बढ़ गई है। मेरे विचार में तनाव तथा अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मेडिटेशन बहुत ही प्रभावशाली है। देवियों और स्वजनों, हाल ही में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है। भारत सरकार भी जन कल्याण हेतु राम राज्यों के संकल्पों के साथ प्रयासरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ ही व्यापा, सब नर करे ही परस्पर भीति, ले ही स्वधर्म निरति स्मृति जीती। अर्थात रामराज में दैहिक दैविक और भौतिक कष्ट से सभी लोग मुक्त थे। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। सब नागरिक अपने अपने धर्मों का पालन करते थे तथा नैतिकतापूर्ण जीवन यापन करते थे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारा देश की सभी नागरिक हर प्रकार के समस्याओं से मुक्त हैं तथा नैतिकता, प्रेम और सौहार्द के साथ जीवन में आगे बढ़े। ये संस्थान जिस दिशा में जा रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये दुनिया के 200 से ज़्यादा उनका सेंटर्स है। इसी सेंटर्स में लोग जाके यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करने के साथ साथ पूरा मानवता को ये ज्ञान पहुँचाए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम क्या कर रहे हैं। और हम लोगों का अंतिम क्या है। कहा जाता है मनुष्य एक श्रेष्ठ जीव है, श्रेष्ठ प्राणी है। श्रेष्ठ प्राणी का उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है आज इसी सत्य के संधान में जो सब संतों, यहाँ के संतों लोग जो ज्ञान के बारे में खोज रहे हैं, उसी खोज का सबको ज्ञात होना चाहिए, सबका तृष्णा होना चाहिए। उसी तृष्णा को मेंटने के लिए हर कोई इसी दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। सत्य का जो चीज़ जिगर करते थे राज्यपाल जी ने, सत्य के खोज में इसी जो रास्ता अनेक, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। बहुत सारे संस्थाएं अपने अपने नाम पे चलाते हैं, लेकिन सभी का एक ही लक्ष्य है, सत्य को खोजना। उसी सत्य के दिशा में हम सबको जाना है
और इसी संस्था के और आप जो जुड़े हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर की ओर से मैं माननीय राष्ट्रपति जी का ऋण स्वीकार करती हूँ। श्रीमद राजचंद्र मिशन कार्यक्रम को संबोधित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त गुजरात में हैं, वलसाड में, जहां पर उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के जो विचार थे, उनकी सीख थी, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और हमें आध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए आधुनिक विकास को अपनाना है। और आइए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं मिड डे प्राइम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात और कतर की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के दौरान पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। और आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर इस वक्त एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने जा रहे हैं भाजपा नेता। जरा सगळ्यांनी सहकार्य करावे। आपल्या मीडियाच्या सर्व मित्रांना आज शांतपणे येण्याची व्यवस्था करण्यात आली। राजेशजी जरा बघा, नवनाथ बल बघा, संतोष पांडे मला देखील सगळे मीडियाला सुद्धा कार्यकर्त्यांनी थोडा सहकार्य करावं। कार्यकर्त्यांनी थोडं सहकार्य करावं। बाहेर सुद्धा कार्यक्रम पक्ष प्रवेशाचा माननीय देवेंद्रजी आपल्याशी संवाद करणार आहेत। आले सगळे पक्ष प्रवेशाचा माननीय देवेंद्रजी आपल्याशी संवाद करणार आहेत। आले सगळे आजच्या या सर्व पक्ष प्रवेशाच्या कारवाईमध्ये आपल्या सगळ्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो। विशेष रूपाने आमचे असे सन्माननीय अशोक चव्हाण साहेब, माननीय खासदार प्रताप चिखलीकर साहेब, या ठिकाणी उपस्थित असलेले राजेंद्र साहेब, सर्व प्रतिनिधी, पाटीलजी, सर्व जणांचं मी स्वागत करतो। आणि मी माननीय देवेंद्रजींना निवेदन करतो की त्यांनी आपल्याशी संवाद सुरू करावा। अशोक आंदोलकरांचं पण स्वागत आहे। माननीय अध्यक्ष जी, आज आमच्या सगळ्यांकरताच अतिशय आनंदाचा दिवस आहे की महाराष्ट्रातलं एक अतिशय ज्येष्ठ नेतृत्व, अनेक वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा, देशाची लोकसभा ज्यांनी गाजवली, या गिरीश इकडे मागे, अनेक वर्ष महाराष्ट्राची विधानसभा, देशाची लोकसभा ज्यांनी गाजवली, विविध मंत्रिपद ज्यांनी भूषविली आणि 2 वेळा महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांची कारकीर्द आपल्याला पाहायला मिळाली, असे ज्येष्ठ नेते माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब हे आज भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करत आहेत। मी सर्वप्रथम भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष
माननीय चंद्रशेखर बावनकुळेजी यांना विनंती करेन की त्यांनी अशोकरावांचा प्राथमिक सदस्याचा जो फॉर्म आहे त्याच्यावर सही करून त्यांना पक्षात रितसर प्रवेश द्यावा। फी पक्षाची फी तुम्ही मध्ये आणा अशोकराव। नाही हे प्रवेश करा। माननीय अशोकराव चव्हाण सर, अमर राजूरकर आहेत, हो, अमर राजूरकरजींचा देखील माजी आमदार या ठिकाणी प्रवेश होत आहे। अमर राजूरकरजी आपल्याला माहिती आहे नांदेडचे आहेत, माजी आमदार आहेत, विधान परिषदेचे सदस्य राहिले आहेत आणि नांदेड जिल्ह्यामध्ये एक अतिशय निष्ठावंत अशा प्रकारचे पदाधिकारी म्हणून वर्षानुवर्ष त्यांनी काम केलं आहे। त्यांचा देखील या ठिकाणी प्रवेश होतोय। भारत माता की जय, भारतीय जनता पक्षाचा जय असो। सर्वप्रथम मी भारतीय जनता पक्षामध्ये माननीय अशोकराव चव्हाण साहेब, अमर राजूरकरजी यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि निश्चितच त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याच्या प्रवेशामुळे महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाची आणि महायुतीची शक्ती जी भक्कम झाली आहे, ती वाढली आहे, याबद्दल आमच्या कोणाच्याही मनात शंका नाही। आज आपण पाहतोय की देशभरामध्ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, कद्दावर नेता कांग्रेस के अशोक चौहान और 2 पीढ़ियों का रिश्ता उनका रहा है कांग्रेस के साथ, उसको विराम देते हुए उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और यहां पर भाजपा में शामिल हो गए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दी। मिलिंद देवड़ा के जाने के बाद भी कांग्रेस उतनी चिंताजनक नहीं दिखाई दे रही थी जितनी अब उसकी स्थिति यहां पर सामने आ रही है। यकीनन अशोक चौहान के जाने के बाद कांग्रेस में हड़कंप मचता नजर आ रहा है। यहां पर साफ तौर पर हमें देखा तस्वीरों में जिस तरह से इसके पहले अशोक चौहान ने यह बात भी शुरू कही थी कि वो बेहद नाखुश और असंतुष्ट नजर आ रहे थे कांग्रेस आलाकमान से और अपने जीवन की एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और हम तस्वीरों में देखा कि किस तरह से उन्होंने यहां पर कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा की तरफ रुख किया है। क्या वो अकेले भाजपा में आएंगे, क्या उनके समर्थक यानी कि और भी टिकट कटेंगे कांग्रेस से, ये देखने वाली बात होगी। लगातार हम इस खबर पर आपको जानकारी देते रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो आज संयुक्त अरब अमीरात और कतर की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के दौरान पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से भी भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेंगे और अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर भोजन स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। और पीएम मोदी यूएई दौरे के बाद कतर की राजधानी दोहा की भी यात्रा के लिए रवाना होंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद और उच्च गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये पीएम मोदी की कतर की दूसरी यात्रा होगी। भारत और कतर के बीच मजबूत द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में $20 बिलियन है। पीएम मोदी की कतर यात्रा आपसी संबंधों और व्यापारिक रिश्तों को लेकर बेहद खास है, तो इसके अलावा इसकी कूटनीतिक अहमियत भी है। उनकी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कतर ने फांसी की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। गौरतलब है कि कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा के मामले में भारत सरकार को बड़ी राजनयिक जीत मिली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई और कतर दौरे पर रवानगी से पहले जारी वक्तव्य में द्विपक्षीय रिश्तों में आई मजबूती की सराहना की है। पीएम ने अपने वक्तव्य में कहा कि 2014 के बाद ये उनका यूएई का 7वां और कतर का दूसरा दौरा है। पिछले 9 वर्षों में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में यूएई के साथ हमारा सहयोग कई गुना बढ़ गया है। हमारा सांस्कृतिक और लोगों का जुड़ाव पहले से कहीं अधिक मजबूत है। मैं यूएई के राष्ट्रपति के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हूँ। हम व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर व्यापक चर्चा करेंगे। यूएई के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर मैं 14 फरवरी को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को संबोधित करूंगा। इस आयोजन से इतर अपने यूएई के समकक्ष के साथ मेरी वार्ता हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि यूएई यात्रा के दौरान मैं अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करूंगा और ये मंदिर सद्भाव, शांति और सहिष्णुता के मूल्यों के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि होगी जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों साझा करते हैं। मैं अबू धाबी में एक विशेष कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात के सभी भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करूंगा। कतर यात्रा के दौरान मैं महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी अमीर से मिलने की उम्मीद कर रहा हूं, जिनके नेतृत्व में कतर में जबरदस्त विकास और परिवर्तन जारी है। मैं कतर में अन्य उच्च गणमान्य व्यक्तियों से मिलने की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।
हाल के वर्षों में उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार और निवेश हमारी ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने और संस्कृति और शिक्षा में सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में हमारे बहुमुखी संबंध लगातार गहरे हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि दोहा में 8 लाख से अधिक मजबूत भारतीय समुदाय की उपस्थिति हमारे लोगों के बीच मजबूत संबंधों का प्रमाण है। और इस वक्त हमारे साथ ताजा जानकारी के लिए सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वो वहां शिरकत करने जा रहे हैं, यहां से रवाना हो चुके हैं। सबसे पहले बताइए कि आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, किस तरह तैयारी वहां पर है? जया, बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है। जैसा कि आपने बताया कि 2015 के बाद जो दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्मजोशी आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 7वीं संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा है। संयुक्त अमीरात की जो ये 2 दिन की यात्रा है बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय बातचीत तो होगी ही, साथ ही साथ जहां पर मैं खड़ा हूं ये जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम है। हम दिखाना चाहेंगे ये तकरीबन 45,000 से ज़्यादा की क्षमता का ये स्टेडियम है। और अभी भी अगर आप देखें तो एम्बियंस में आपको आवाज़ आ रही होगी वंदे मातरम, हर हर मोदी। लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। खचाखच ये स्टेडियम भरा होगा। जब इस कार्यक्रम की अहलन मोदी की शुरुआत की गई, रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया तो महज 1 घंटे के अंदर 12,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए। और 45,000 से जब ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया तो लोगों को, रजिस्ट्रेशन आयोजकों को रोकना पड़ा। 65,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के लिए हो चुके थे। ये सबसे बड़ा आयोजन होगा संयुक्त अरब अमीरात में अब तक का भारतवंशियों का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवंशियों को संबोधित करेंगे। तकरीबन 35 लाख से ज़्यादा भारतवंशी हैं जो यहाँ के व्यापार, वाणिज्य, यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ के वाणिज्यिक कार्यक्रम में अपना योगदान देते हैं। कई सभी राज्यों के अलग अलग चैप्टर हैं यहाँ पर, मैं जैसे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, साथ ही साथ हर एक राज्य के अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। कुछ हमारे आयोजक मंडल से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। किस तरीके से कितना ज़बरदस्त उत्साह है, हम देख रहे हैं। अभी भी जो लोग आ गए हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। कैसे खैर मकदम करेंगे, कैसे आहलन करेंगे, कैसे सहलन करेंगे मोदी जी का? Ahlan Modi first. My name is Dr. Saujanya. I am representing the UAE lady doctors group, women's doctors. We are around 500 doctors in UAE, lady doctors, who make a group and we do volunteering works and all. And we are really delighted and excited to welcome our Honorable Prime Minister Mr. Modi to UAE. कैसे स्वागत करेंगे जी? एहलान मोदी। हम जैसे कि डॉक्टर सौजन्या ने कहा, हम डॉक्टर्स 500 ऑफ अस are doctors in sari and we want to represent our each state with pride here and combining all the states together and make a beautiful India. And we are really with heart we are welcoming our Prime Minister Modi, and we are still both of us wearing weavers saris from India which our Modi ji is promoting. आप कहाँ से हैं, कैसे? मैं चेन्नई से हूँ, तमिलनाडु से हूँ। 32 साल हो गया दुबई में। मगर एक चीज़ तो हमेशा मैं बोलता हूँ, 32 साल में हमारा इज्जत अभी ना लास्ट 10 साल में इतना बढ़ गया है यूएई में, आप लोग सोच भी नहीं पाएगा। इतना हमारा सपोर्ट है ये कंट्री में, सब मोदी जी की वजह से। इसलिए हम सब काम वगैरह छोड़ के 1 महीने से हम इसके पीछे पड़ा है। आज का दिन इतना बड़ा है हमारे लिए, ऐसा दिन दोबारा यूएई को कभी नहीं आएगा। कल मंदिर भी खोलने वाला है। आज देखो मोदी जी का आलन मोदी के लिए हम लोग सब लोग इकट्ठा हुआ है। इधर पूरा देश का सब लोग इकट्ठा हुआ है। हम सब लोग एक है, सबका साथ सबका विकास। ये पूरा गूंजेगा शाम को जब प्रधानमंत्री जी आएंगे। नमस्कार। अभी खबर मिली कि मोदी जी यूएई की धरती पे लैंड कर चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उसके साथ हमारे दिल की धड़कनों का क्या हाल है। जहां नज़र घुमाएं स्टेडियम में हर जगह हमारे वॉलंटियर्स तैनात हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारतीय मूल के निवासी बढ़ के आज इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेंगे।
और इस दिन को एक शाम को बिल्कुल यादगार बना के छोड़ेंगे। शानदार यादगार शाम होगी अहलन मोदी कार्यक्रम का जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में, यहाँ पर जहाँ पर आयोजन हो रहा है। और कल सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा इस यात्रा का, बेहद अहम पड़ाव, जब अबू धाबी में इस पूरे अरब क्षेत्र के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे और दुनिया एक बार फिर भारत के सनातन मूल्यों से नए सिरे से व्याख्यायित होगी, वो परिचित होगी। जया। बिल्कुल अश्विनी, और हम देख सकते हैं कितने उत्साहित हैं हमारे तमाम ये लोग और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी उनको संबोधित करेंगे। साथ ही साथ द्विपक्षीय वार्ता को लेकर भी काफ़ी उत्सुकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जाते वक्त अपने वक्तव्य में इसका जिक्र किया कि भारत और यूएई की जो संबंध है वो एक नई ऊंचाइयों में इस वक्त हम देख रहे हैं। क्या कुछ तमाम वो क्षेत्र होंगे जिन पर द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है? क्या वो नए क्षेत्रों को तलाशने की बात होगी जिन पर हम और भी अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर सकते हैं? साथ ही वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में वो शिरकत करेंगे। जया, निश्चित तौर से बेहद अहम महत्वपूर्ण है यात्रा, जो चाहे रणनीतिक कूटनीतिक पड़ाव से अगर देखें, संबंधों के लिहाज से अगर देखें, दोनों देशों के बीच संबंधों को नया जो है आयाम मिला है। 7 बार की प्रधानमंत्री की यात्रा, और चाहे वो हमारा व्यापार, वाणिज्य, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, हमारे वाणिज्यिक क्षेत्र में, या फिर हमारे जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में देखें, उसमें बढ़ोतरी हुई है। रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम दिया गया है। द्विपक्षीय वार्ताओं के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभवतः अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है या फिर अन्य जो बातें निकल कर आती हो, हमें शाम तक या फिर कल तक पता चल पाएंगी। लेकिन दोनों देशों के संबंध अगर देखें, बेहद महत्वपूर्ण दौर में पहुंच चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की आप बात कर रहे हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित अतिथि के रूप में गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और दूसरी बार वो गेस्ट ऑफ ऑनर इस आयोजन में हो रहे हैं। ये सब तकरीबन 20 से ज़्यादा हेड ऑफ स्टेट्स का एक काउंसिल होता है, जिसमें वो विश्व के अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं। वहाँ पर लोगों के बीच में विचार विमर्श होता है। जिस तरीके की आज वैश्विक चुनौतियाँ हैं, जिस तरीके से मध्य पूर्व के क्षेत्र में संघर्ष जैसी जो स्थिति है, जो संकट है, या फिर अगर देखें रूस और यूक्रेन की वजह से जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन को निर्बाध तरीके से लेकर चलने की हमारी प्रतिबद्धता है, विश्व की आवश्यकता है, जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में, और साथ ही साथ इस पूरे अरब क्षेत्र में एक जिसको कहते हैं निर्बाध नौवहन की एक बेहद महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इन सब बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, चाहे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट फोरम हो, वर्ल्ड गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, वहां पर विशेष संबोधन भी होगा। और निश्चित तौर से द्विपक्षीय संबंधों की जब बात होगी, द्विपक्षीय वार्ता जब होगी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अब्दुल बिन जायद अल नाह्यान और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच में, तो जो दोनों देशों के परस्पर हितों से संबंधित मुद्दों हैं, उसमें एक और नए आयाम जुड़ेंगे, परस्पर प्रगाढ़ होंगे और ज्यादा संबंध। बिल्कुल अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे थे यूएई से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा, एक नई ऊर्जा मिलती ही दोनों देशों के संबंधों को, और पिछले 9-10 वर्षों में जो बदलाव आया है, भारत की बढ़ती साख की गवाही वहां मौजूद तमाम भारतवंशियों ने इस वक्त दूरदर्शन न्यूज के साथ साझा की। और अब बात इस वक्त की ताजा खबर की। पंजाब के किसान आज दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। हर जगह पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। दिल्ली से सटी सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटी दिल्ली की सीमा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और किसानों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी है। दिल्ली की सीमा पर पुलिस का सघन चेकिंग का अभियान जारी है। दिल्ली से सटी सीमाओं पर यातायात बढ़ने के कारण गाड़ियों के रूट भी बदले जा रहे हैं। किसानों के दिल्ली चलो प्रदर्शन के कारण कई सीमाओं पर भारी ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। दिल्ली ईस्टर्न रेंज पर भी दिल्ली चलो विरोध मार्च को लेकर बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो दिल्ली के सभी बॉर्डर सील। आपने देखा होगा जगह जगह बड़े बड़े लाउड हेलर्स लगे हैं। हम बात करेंगे, शांति व्यवस्था से बात करने की हमें पूरी कोशिश है कि ये हम इसको निपट लें। अलग अलग जगह पर बैरिकेड्स और जो हमारे अलग अलग ब्लॉकेट्स हैं वो लगाए गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये हम बड़े सक्षम हैं कि इसको रोकें।
वहीं किसान संगठनों के दिल्ली चलो विरोध मार्च पर झज्जर के डीएसपी शमशेर बहादुर ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने पूरी तैयारी की है। यहाँ जो अपना जिला झज्जर में बहादुरगढ़ बॉर्डर पर जो टिकरी बॉर्डर है, इस पर जो पुलिस की तरफ से तैयारी है वो सुरक्षा की दृष्टि से कंप्लीट जो तैयारियां वो की गई हैं और ड्यूटियां लगाई गई हैं। जो माइक्स हैं वो लगाए गए हैं निगरानी के लिए, सीसीटीवी कैमरे हैं और जो चाक चौबंद एक सुरक्षा है वो की गई है। और नोएडा के एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिवहरी मीना ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा को सील कर दिया गया है और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की पुलिस के द्वारा बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सारे बॉर्डरों पर बैरियर लगा के चेकिंग फ्रिस्किंग हो रही, पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई है, जिसके तहत पीएससी लोकल पुलिस के साथ साथ हमारी जो स्पेशल टीम है उसको लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। तो बॉर्डर सील है, किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको बना रखा है। देखिए, आपको बता दें कि वार्ता का चैनल भी खुला हुआ है, पहले से हम लोगों की वार्ता हो रखी है। फिर भी अगर कोई आता है तो उसे समझा बुझाकर से बाहर नहीं जाने दें। आखिर किसानों के इस प्रदर्शन पर सरकार क्या कह रही है, ये भी आपको दिखाते हैं। कल चंडीगढ़ में केंद्र सरकार की ओर से 3 केंद्रीय मंत्रियों के एक दल ने किसानों से बातचीत की। सरकार की ओर से कहा गया कि किसानों के हित उनके लिए सर्वोपरि है, लेकिन बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा लगातार ये बात कह रहे हैं कि भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो। पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहें। दिल्ली में द्वारका के डीसीपी अंकित सिंह ने कहा कि पूरी दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है। समूह में आना, हथियार लाना और किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। धारा 144 लगी हुई है और समूह में आना, वेपन लाना और किसी भी तरीके की न्यूसेंस क्रिएट करना पूरी तरीके से बैन है, प्रतिबंधित है। तो उसके मद्देनज़र हमने यहाँ पर अरेंजमेंट लगा रखा है। सिंघू बॉर्डर हो गया हमारा और चंदी बॉर्डर हो गया, टीकरी बॉर्डर हो गया, जो ये द्वारका डिस्ट्रिक्ट का है, झड़ौदा बॉर्डर। यहाँ पर हमने सारे प्रॉपर अरेंजमेंट लगा रखे हैं। न केवल अरेंजमेंट लगा रखे हैं बल्कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, हमारे कुछ स्टाफ जो हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए पंजाब, हरियाणा सभी जगह डिप्लॉयड हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली को दिल्ली बॉर्डर के अंदर पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहते हैं, तो उनको रोकने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जर्सी बैरियर्स हैं, बड़े छोटे, और उसके अलावा अदर रिसोर्सेज जो कि लेजिटिमेट हैं, उनको सभी को यूज़ कर रहे हैं। और इस वक्त ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। चंडीगढ़ से आकांक्षा सक्सेना हमारी संवाददाता मौजूद हैं। आकांक्षा, सबसे पहले इस वक्त यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से जो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर ये कूच कर रहे हैं किसान, वहां पर इस वक्त क्या कुछ वहां से आपको अपडेट मिल रहा है? जी, आप जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो तो यही है कि आपको गैस जो है वो छोड़ी गई थी वहाँ बॉर्डर के ऊपर, और क्योंकि कल से ही जो है किसान के जो जत्थे थे वो पंजाब से इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, और बॉर्डर सारे के सारे ही जो हरियाणा से लगते पंजाब के बॉर्डर्स हैं उन्हें सील कर दिया गया है। वहाँ पे पुलिस तैनात है। उसके अलावा ऑल्टरनेट रूट दे दिए गए हैं ताकि आवाजाही जो है वो चलती रहे लोगों की। इसके साथ साथ आज जिस तरीके से कल 5 घंटे मीटिंग चली थी, मीटिंग का जो नतीजा नहीं निकल पाया, पुरजोर केंद्रीय मंत्रियों ने कोशिश करी, 7 घंटे कुछ मीटिंग चली थी, उसके बावजूद भी किसानों ने रात को कुछ 11 साढ़े 11 बजे को रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि हमारा दिल्ली चलो जो प्रोग्राम है वो वैसा का वैसा चलेगा। उसके मद्देनजर आज काफी संख्या में
पंजाब से जो है हरियाणा तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं। काफी हजारों में जो किसान हैं, ट्रॉलियां जो है वो पंजाब से हरियाणा में घुसने की। बिल्कुल आकांक्षा, किसान बातचीत करें, लगातार ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। आकांक्षा आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ रोशन गौड़, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन जी, आपका स्वागत है डीडी न्यूज में, मिड डे प्राइम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त जो स्थिति हम देख रहे हैं, तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से लगातार सरकार की ओर से ये बात कही जा रही है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किसानों का हित सर्वोपरि है, बातचीत करें, बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा। उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? अगर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, मैं भी कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी उनको सुन रहा था। उन्होंने एक बात कही कि कुछ लोग ऐसे हैं इस आंदोलन में जो शांति नहीं चाहते हैं, कोई व्यवधान खड़ा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये अंडरलाइन है, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि 15 मार्च के आसपास लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो ये जो समय चुना गया है, मुझे लगता है वो ये जो समय ही चुना गया है, इसके पीछे भी कोई रीजन हो सकता है। क्योंकि अगर हम पिछले 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के अगर हम कार्यकाल देखें, तो जो बीजेपी सरकार ने कमिट किया था कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे और उनकी इनकम हम दुगना करेंगे, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सरकार उस टारगेट पर पहुंच चुकी है कि लोगों को दुगनी आमदनी उनकी हो गई है। और जो 2021 में इन्होंने आंदोलन किया था, जो 3 कानून सरकार ने बनाए थे, उस कानून को भी सरकार ने किसानों के आंदोलन के कारण वापस ले लिए। तो अब ले देकर उनके 2 इशू बचे हुए हैं। एक इशू है उनका कि जो एमएसपी है उस पर कानून बनाया जाए, और दूसरा था कि जो किसानों पर मुकदमे पिछले 2021 में जो मुकदमे थे उनको विड्रॉ कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि जो इनके बीच बातचीत हुई है, उस बातचीत में मुकदमे वापस लेने की बातचीत तो हो गई है। और शायद कल जो मैं देख रहा था कि जो लखीमपुर खीरी के किसानों से मुकदमे भी वापस हो गए हैं। अब बात रही कि एमएसपी का जो कानून बनाने का दायरा है, क्या पर एमएसपी सरकार ने बढ़ाई थी अभी। एमएसपी वो तो जब भी कोई भी सीजन होता है, जब भी किसी फसल का सीजन होता है, सीजन से पहले सरकार एमएसपी बढ़ाती है। जैसे मैंने कहा कि वो दुगनी हो चुकी है, लगभग दुगनी उनकी जो इनकम है वो दुगनी हो चुकी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि उसको कानूनी रूप देना चाहिए। दरअसल इस देश में जब भी एमएसपी की शुरुआत हुई है, तब से लेके आज तक कानून नहीं बना। और जब पिछली बार भी 2021 में भी किसानों के साथ जब वार्ता चल रही थी, तो सरकार ने उनको यही समझाया था कि अगर कानून बन जाएगा तो आप इसमें बंध जाएंगे। अच्छा है कि इसको सरकार को, जो कैबिनेट का डिसीजन होता है, इसमें एक कृषि मंत्रालय की कमेटी होती है, सीएपीसी होती है, वो कमेटी तय करती है कि जो मार्केट का रेट है जो इस वक्त चल रहा है, उसके आधार पर वो एमएसपी तय करती है। तो ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को आप रहने दीजिए, बल्कि कानून के दायरे में मत लाइए, क्योंकि कानून में फिर वो बंध जाएंगे आप। फिर आप अगर आपको दोबारा उसका एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर आपको संसद में आना पड़ेगा, फिर आपको कानून में संशोधन करना पड़ेगा। तो यहाँ आप सरकार को छूट दीजिए, कैबिनेट को छूट दीजिए। आप देखिए कि जब भी सीजन शुरू होता है, वो हर सीजन में कैबिनेट में प्रस्ताव जाता है और कैबिनेट में एमएसपी जो है बढ़ जाती है। लेकिन जैसे अभी मैं देख रहा था कि अर्जुन मुंडा जी कह रहे थे कि इसके पीछे कोई रीजन है, तो वो मुझे लगता है कि जो चुनाव के समय ऐसा माहौल देखा गया है और अभी जो वहाँ आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, उसे लगता है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए। बिल्कुल। रोशन जी, यहाँ पर किसानों को बीज से लेकर बाजार तक का संबल यहाँ पर प्रदान किया गया सरकार की ओर से। बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कितनी सारी स्कीम्स उनके लिए लेके आई गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर किसान सम्मान निधि योजना पंजाब के किसानों के लिए तो विशेष रूप से खास तौर पर कुछ टाइम पहले भी हम सुन रहे थे कि लगातार उनकी जिस तरह की जो गन्ना के किसान हैं, उनकी भी जितनी बकाया राशि है वो भी उनके खातों में सीधे पहुंच रही है। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें सामने आना, आंसू गैस के गोले छोड़ने की कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं, कितनी जायज़ आपको यहाँ पर नजर आती हैं ये मांगे? देखिए, मैं तो अभी कुछ आंकड़े में देख रहा था कि अभी हम पिछले कुछ सालों से देखते थे कि किसानों को, जो गन्ना किसान है, उनके हजारों लाखों रुपए, कई सालों के रुपए गन्ना जो मिले हैं उनके पास बकाया रखा। 99% किसानों को उनका बकाया मिल चुका है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है ये, कि सरकार ने कानून बनाकर, सरकार ने जो गन्ना मिले हैं, मिल मालिकों के साथ बैठकर और कुछ अपनी तरफ से मुआवजा देकर किसानों का बकाया वापस कर दिया है। आप देखिए कि जो यूरिया की कीमत है, पिछले 5 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरिया की कीमतें कई गुना बढ़ी हैं, लेकिन भारत सरकार ने नहीं बढ़ने दी। हर बार कैबिनेट में प्रस्ताव आता है
कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूरिया का कीमत बढ़ी है, उस कीमत को किसानों को उसको बाईपास नहीं होने देना है। यानी उसका खर्चा किसान उठा रही है, सरकार उठा रही है, और बार बार हर 6 महीने में, हर 3 महीने में सरकार इसका इंतजाम करती है। मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह से किसानों को इस वक्त, जो मैंने बार बार जो मैं फोकस कर रहा हूं कि ये जो वक्त है इसमें चुनाव में जाने का वक्त है, और इसमें पूरे जो हमारे मशीनरी, हमारा सिस्टम है, वो चुनाव में बिजी हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में इस तरह का माहौल क्रिएट करना मुझे लगता है कि ये अनुचित है। किसानों को इस बात जरूर सोचना चाहिए, और जो किसान आंदोलन, जो आंदोलनकारी हैं और जो उनके संगठन है, उनको भी जरूर सोचना चाहिए कि समय जो है, इस वक्त पूरा देश चुनाव की तरफ जा रहा है, तो ये समय उचित नहीं। बिल्कुल। और क्या आपको लगता है कि क्या एक कोशिश यहाँ पर हो सकती है? सरकार यहाँ पर कह रही है बातचीत के लिए तैयार है, लगातार हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसान बहकावे में ना आए। जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस पर भी लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या इस वक्त हो सकती है कोशिश? किस तरह से आप देखते हैं? सरकार ने लगातार कई राउंड यहाँ पर बातचीत की है, पहले भी उनके मांग के आधार पर 3 कानून वापस लिए गए, स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर भी उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ दी गई। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं तमाम वो चीज़ें हैं। पेंशन के मुद्दा कहीं उठता नजर आया था किसानों की ओर से, उसके लिए भी मोदी सरकार की ओर से मानधन योजना चलाई जाती है, जिसमें उनको अपने बुढ़ापे के समय में करीब 3,000 रुपये की उनको राशि उनको उपलब्ध की जाती है। 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में उन्हें दिए जाते हैं। ऐसे में इस समय के तौर पर किसान बहकावे में ना आए, क्या कुछ और किया जा सकता है यहाँ पे? देखिए, कल देर रात तक जो हमारे कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, इनके साथ किसान नेताओं की कल मीटिंग हुई और बहुत देर तक चली वो मीटिंग। उन मीटिंग में जो पॉइंट टू पॉइंट है, जैसे उन्होंने कहा कि किसानों पर जो मुकदमे थे वो वापस होने चाहिए, उस पर सरकार तैयार हो गई। उनके लिए कहा गया कि किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए, तो सरकार ने उनको सामाजिक स्कीमें जो हैं मोदी सरकार की, वो उनके बारे में बताई। जैसे अभी आपने भी जिक्र किया किसान मानधन योजना, किसान मानधन योजना, उस पर जैसे आप 60 साल आपकी उम्र होती है तो 3,000 रुपये आपको मिलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा भी और हैं जो सामाजिक योजनाएं हैं, जो बाकी हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको मिलता है, वो सभी इसका का लाभ किसान उठा सकते हैं। तो जब आपकी सभी कुछ आपको माना जा रहा है, आपकी जो इनकम है खुद दोगुनी की जा चुकी है, तो मुझे लगता है कि इस वक्त, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त चुनाव का माहौल है और पूरा देश इसमें बिजी हो जाएगा। हमारी जितनी सिस्टम है, हमारे जितने पुलिस वाले हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, ये जो दूसरे लोग हैं, सरकारी कर्मचारी, वो सारे चुनाव की ड्यूटी में चले जाएंगे। तो ऐसे वक्त में इस तरह का माहौल बनाना वो उचित नहीं है। किसानों को और जो किसान के नेता है उनको इस बात को समझना जरूर चाहिए कि इस वक्त जो उनकी मोटे मोटे तौर पर उनकी मांगे मान चुकी है। उन्होंने 3 कानूनों का विरोध किया था, वो तीनों कानून सरकार वापस ले चुकी है। एमएसपी आपकी हर 6 महीने में आपकी हर सीजन से पहले आपकी एमएसपी बढ़ जाती है, पेंशन आपको मिल ही रही है। तो फिर आपका इशू, मेन इशू क्या है? इशू मुझे लगता है कि राजनीतिक इशू है ये। इस इशू को जरूर किसानों को समझना चाहिए और किसान नेताओं को भी समझना चाहिए कि अगर आपको राजनीति करनी है तो खुले तौर पर आपको मैदान में आना चाहिए, चुनाव लड़िए। और इस देश में तो हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो चुनाव का, अगर आपको चुनाव लड़ने के मूड से आप लोग सड़कों पर उतरे हैं तो फिर चुनाव लड़िए, पर इस तरह से व्यवधान उठाना मुझे लगता है। बिल्कुल, आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो तमाम स्कीमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चलाई हैं, उसकी भी एक झलक हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। किसान मानधन योजना, किसान संपदा योजना, किसान फसल बीमा योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने बीते वर्षों में किसानों के जीवन को बहुत ही उन्हें सहूलियत दी है। उनकी जो आय को दोगुनी करने की बात है वो भी कहीं ना कहीं जमीन पर उतरती नजर आ रही है। रोशन जी, आपने समय का जिक्र किया, आपने इस पूरे मुद्दे के राजनीतिकरण का भी जिक्र किया। क्या कुछ आप देखते हैं, इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि विभिन्न जो किसान नेता हैं उनके भी अलग अलग बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। कोई ये कहना चाहता है कि देश के हर इलाके के, हर क्षेत्र के किसानों के अलग अलग मुद्दे हैं और वो तमाम मुद्दों को एक ही नज़र से देखना, एक ही पटल पर उन्हें रखना, और इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प होती नजर आती हैं, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे आप देख रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण भी हो रहा है? अलग अलग किसानों के नेताओं का जो बयानबाजी सामने आ रही है, उनको भी आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज समझना चाहिए कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हम सब लोग किसी न किसी रूप में किसानों से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार से हैं या किसानी से जुड़े हुए हैं। तो एक तो हम सब लोग किसानों के दुश्मन नहीं है। हम मतलब कि पूरी जो हमारे देश के लोग हैं, नागरिक हैं, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो सिस्टम में हो, चाहे पुलिस है, उनमें ऑलमोस्ट लोग जो किसानों के बच्चे हैं या किसान परिवार से जुड़े हुए हैं।
तो इसलिए ये इस बात को उस जो राजनीतिकरण करना चाहते हैं या जो राजनीतिक बयानबाजी करना चाहते हैं उनको समझना चाहिए कि इस देश में कोई भी किसान विरोधी नहीं हो सकता है। किसानों की जो मांगे हैं उस पर सहानुभूति पूर्वक हो रहा है। अभी आप देखिए, जो अभी आप तस्वीर दिखा रहे हैं, जो 9 तारीख की ट्रक चले हैं जींद से या पंजाब की तरफ से, वो दिल्ली नहीं पहुंचे। आप सोचिए कि एक दिन में 500 करोड़ रुपए का नुकसान इस देश को हो रहा है। आप सोचिए कि कितना नुकसान, इस देश की इकोनॉमी को जो फायदा होना चाहिए उसका नुकसान हो रहा है। तो इसलिए किसानों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सरकार यार हमारे अहित कर रही है। सरकार आपका लगातार जो आपने स्कीमें बताई हैं, वो उसके अलावा भी तमाम स्कीमें हैं जो सरकार लगातार करती है। और अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात कही है। ये कितना बड़ा सम्मान है किसानों के लिए, किसान नेता को, एक किसानों के लीडर को जो भारत रत्न दिया गया, वो बहुत बड़ी है। स्वामीनाथन जी को, जिसकी अभी आपने बात की कि उनके जो रिकमेंडेशन की थी उन्होंने, उनकी रिकमेंडेशन में मुझे लगता है कि करीबन 80-90% तक उनकी रिकमेंडेशन को माना गया है। तो किसानों के लिए किसी भी रूप में सरकार काम कर रही है। और ये जो टाइमिंग है, जो ये समय उन्होंने चुना है, ये ठीक नहीं चुना है। इस पर उनको दोबारा से विचार करना चाहिए। और बल्कि किसान नेता खुद ही इस पर अलग अलग जगह से बात कर रहे हैं। जो साउथ के किसान हैं वो उनके मुद्दे अलग हैं, जो हमारे पूर्व के किसान हैं उनके मुद्दे अलग है, जो पंजाब के किसान हैं उनके और भी दूसरी जो उनकी प्रॉब्लम दूसरी है, लेकिन वो सब एक जगह जो उन्होंने क्लब किया, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। और समय का ध्यान रखना चाहिए था कि हम देश की इकोनॉमी जिस स्पीड से इसमें चल रही है उसमें व्यवधान खड़ा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसके आधार पर लागत का 1.5 गुना मुनाफे का फॉर्मूला भी यहां पर लागू कर दिया गया है सरकार की ओर से। रोशन जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए मिड डे प्राइम में। तो यहां पर हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स हैं उन्हें सील किया गया है। कई जगहों से कुछ झड़पों की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। साथ ही हमने यहाँ पर ये भी चर्चा करने की कोशिश की कि कितनी तमाम स्कीम्स और योजनाएं यहाँ पर सरकार की ओर से किसानों के लिए लागू की गई हैं। समय को लेकर क्या राजनीति हो रही है, क्या असली जो मुद्दों की आड़ में कुछ और जो मुद्दे हैं उनको सामने लाया जा रहा है। लगातार सरकार ये बात कर रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और बातचीत के जरिए ही इस समस्या को या किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है और किसान किसी भी बहकावे में ना आए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर ईडी की टीमों ने राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में आज सुबह 6 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। ईडी की टीम कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में फिलहाल आधे दर्जन जगहों पर जांच कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय बलों के साथ आए ईडी के दलों ने सॉल्ट लेक, कैखाली, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, हावड़ा और कुछ अन्य स्थानों पर छापे मारे।
जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में राशन वितरण में अनियमितताओं में शामिल होने के आरोप में राज्य के एक मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के एक नेता समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों की टीम इसी मामले में छापेमारी के लिए संदेश खाली पहुंची थी। हालांकि यहां जब उन्होंने संदेश खाली में टीएमसी नेता के आवास में प्रवेश करने की कोशिश की, तब भीड़ ने टीम को घेरकर उस पर हमला कर दिया। इस हमले में एजेंसी के 3 अधिकारी घायल हो गए थे। 24 जनवरी को ईडी ने घोटाले के सिलसिले में तलाशी अभियान के बाद शाहजहां शेख के आवास को सील कर दिया था। और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाएं राज्यपाल के सामने खुलकर आने से डर रही थी। संदेश खाली की महिलाओं ने तृणमूल के गुंडों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिससे पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कल उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में अशांत क्षेत्रों का दौरा किया और उत्पीड़न का दावा करने वाली महिलाओं को न्याय दिलाने का संकल्प जताया। संदेश खाली में धारा 144 लागू है, लेकिन महिलाएं मीडिया के सामने आकर अपनी साथ हुई बर्बरता की कहानी बयां कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार और तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे पर अब भी चुप्पी बरते हुए है। वहीं संदेश खाली में अत्याचार मामले पर एससी आयोग ने संज्ञान लिया है। एससी आयोग 15 फरवरी को संदेश खाली का दौरा करेगी। संदेश खाली में के महिला जो आज निकल के प्रोटेस्ट में आए हैं और लगातार कई दिन से ये चल रहा है, ये महिला किसी एक दल का नहीं है। ये नहीं है कि ये बीजेपी वाले निकल के ये सब कर रहे हैं। इनमें से तृणमूल कांग्रेस के भी लोग हैं, तृणमूल कांग्रेस के भी परिवार हैं जो उनके समर्थक है। ये सारे महिला हिंदू हैं और ये आज निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं किनके खिलाफ? तृणमूल कांग्रेस के शाहजहां शेख, जो आज 1 महीना हो गया अभी भी लापता है। तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी, जो कि इस देश में सिर्फ एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है और जिन्होंने महिला सुरक्षा के नाम पे भी चुन के आई है, इस शाहजहां शेख को ममता बनर्जी कहती है ही इज अ पॉपुलर सोशल वर्कर। और अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है, जो बेहद आपको भी घृणा से भर देगी। यहाँ की जेलों से जुड़ी हुई। दरअसल पश्चिम बंगाल की जेलों में महिलाएं गर्भवती हो रही हैं। 196 बच्चों का जन्म हुआ है। शीर्षक वाली मीडिया पोस्ट का राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 196 बच्चे जेलों में पैदा हुए, जहां चिकित्सा की बुनियादी ढांचे का पूरी तरह से अभाव था। आयोग की सदस्य डेलिना खोंगडूप की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है। समिति ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दमदम सुधार गृह की जांच की और इस संबंध में पश्चिम बंगाल के डीजीपी से मुलाकात की। और कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, पहले संदेश खाली की बात कर लेते हैं। संदेश खाली को लेकर क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल रहा है? बंगाल में ईडी के छापे तो पड़ रहे हैं, लेकिन शाहजहां जी तो अभी भी फरार हैं और किसी भी तरह की वहां से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रहा है। महिलाएं डर रही हैं। किस तरह से ये जांच आगे बढ़ती नजर आ रही है? प्रसन्नजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक के बाद एक खबर आप लोगों एक के बाद एक खबर आप लोगों को सुनाया, जो सारे की सारे खबर काफी दर्दनाक है और सारे के सारे खबर काफी दर्दनाक है। लेकिन जैसे आपने पूछा कि मैं संदेश खाली से शुरू करूं, तो संदेश खाली के बारे में बता दूं कि स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट सुकांत मजुमदार, जो बसीरहाट एसएसपी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करने वाले थे, उनको रोकने के लिए पूरे रास्ता पे इस तरह के इंतजाम किया गया कि सुकांत मजुमदार ने ट्रेन चढ़कर, इंडियन रेलवे की ट्रेन चढ़कर बसीरहाट पहुंचे हैं और हम इंतजार में हैं इसके बाद क्या होते हैं उसी के लिए। दूसरी बात है कि जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन पूरी जो संदेश खाली की महिलाओं की जो बयान है उसको संज्ञान पे लेते हुए उनकी एक टीम भी आज अभी संदेश खाली पहुंचे हुए हैं और जो पीड़ित महिला है जिन्होंने अपने बारे में मीडिया को और महामहिम को बताया, उनके साथ बात करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो एक तरफ अगर हम कहें कि पुलिस की इस तरह से पूरे दबाव डालना की जो घटना है, उस घटना को
पूरी तरह से मतलब लोगों की मन में से दूर कर दे, मीडिया से दूर कर दे। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की तरफ से एक कोशिश है, और महामहिम की तरफ से भी एक कोशिश है कि किसी भी तरह से ये जो पीड़ित महिलाएं हैं, इनकी जो पीड़ा है, इस पीड़ा को पूरे देश के सामने लाया जाए, और इस पीड़ा के बारे में और पीड़ा के कारण जो लोग दोषी है, उस दोषी लोगों के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई हो। ये चारों तरफ से कोशिश। पर ये कैसे मुमकिन होगा प्रसन्नजीत? यहाँ पर उनके बीच इतना डर का माहौल है, पुलिस का इतना उदासीन रवैया है, कैसे ये पीड़ित महिलाएं सामने आएंगी? क्या कुछ कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि ये पीड़ित महिलाओं का जो दर्द है वो बाहर निकल कर आए, दोषियों को सजा मिले? दूसरी जो खबर है कि जेलों को लेकर, जिसमें एनसीडब्ल्यू ने यहाँ पर संज्ञान लिया है, उसको लेकर भी क्या कुछ यहाँ पर अभी जानकारी मिल पा रही है? जैसे देखिए, कुछ देर पहले आपने अनिर्बान गांगुली बीजेपी नेता की आप एक स्टेटमेंट सुना रहे थे कि एकमात्र महिला चीफ मिनिस्टर है पूरे देश में। वहां पे अगर वीमेन प्रिजन में जो वहां पे इनमेट्स है वो सुरक्षित नहीं है, अगर गांव में जहां पे पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस की दबदबा है, वहां पे गांव वाले जो महिला है वो सुरक्षित नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि कानूनन इन लोगों तक किस तरह से इनके लिए राहत की कुछ गुंजाइश हो पाए। लेकिन जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी चुप्पी साधी हुई है, जिस तरह से पुलिस को पूरी तरह से उदासीन रहने के लिए कहा गया है, जिस तरह से पुलिस की तरफ से मीडिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप इस तरह की स्टोरी ना करें, अगर करें तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, तो इस तरह चारों तरफ से मैं बताना चाहूंगा कि ये जो महिला है, इन महिला की स्थिति काफी बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, और चारों तरफ से उनकी पास तक एक कानूनी सलाह पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन जब तक प्रदेश की सरकार, जब तक प्रदेश की कानून मंत्री या पुलिस मंत्री इसमें संज्ञान ला ले, मतलब ममता बनर्जी खुद पुलिस मंत्री है, वो संज्ञान ला ले, तो कुछ करना सच में मैं कहूंगा कि काफी मुश्किल है। हाँ प्रसन्नजीत, यहाँ पर विधानसभा में ये मुद्दा उठा, भाजपा सांसद सस्पेंड कर दिए गए, ईडी वहां पर जांच करने पहुंची, उन पर हमला हुआ। क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है इसको लेकर? क्या यहाँ पर न्याय की राह में कुछ मिलता नजर आएगा, या अगर विधानसभा में ये मुद्दा उठाने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक ऐसा मंच है जहां पर आमजन का मुद्दा उठाया जा सकता है, वहां पे भी सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट अब मिल सकता है? देखिए, एक अपडेट तो यह है कि शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो अदालत की दरवाजा खटखटाने के बारे में सोचा है और अदालत पहुंच रहा है। थोड़ी देर में हो सकता है कि कुछ याचिका वो डाले। एक तो अदालत ही इस समय पे लगता है कि इन लोगों के सामने एकमात्र उपाय है कि अदालत अगर कुछ संज्ञान में ले, अदालत अगर किसी तरह से कोई आदेश दे दे कि जो महिलाएं इस तरह से साहस करके मीडिया के सामने आया या महामहिम के सामने आकर अपने जो दुर्दशा है उसके बारे में डिटेल में बात किया है, वो अगर अदालत के सामने आके अपना बात रखने की मौका उनको मिल जाए तो हो सकता है कि कुछ हद तक उनको राहत मिले। लेकिन जब तक जो शेख शाहजहां जैसे क्रिमिनल या शेख शाहजहां की जो आसपास में रहने वाले तृणमूल कांग्रेस की जो नेता है, जो तृणमूल कांग्रेस की पूरी तरह से उनकी संरक्षण में है, इन लोगों को पकड़ा नहीं जाता, तब तक इन महिलाओं तक कुछ राहत भेजना या राहत के कुछ दिशा दिखाना काफी मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो संदेश खाली में इस वक्त दहशत का माहौल है, कोशिश की जा रही है उन महिलाओं तक मदद पहुंचाने की, उनके साथ जो बर्बरता हुई है उसकी जांच करने की। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हमारे संवाददाता हमें अपडेट दे रहे थे कि स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है, पूरे राज्य सरकार की प्रशासन द्वारा बेहद उदासीन माहौल के जरिए चलते। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का पोर्टल साझा किया है। पीएम ने लिखा कि सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रहे हैं। 75,000 करोड़ से अधिक के निवेश वाली इस योजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। लोगों के खाते में सीधे दिए जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी और भारी रियायत वाले बैंक ऋण की सहायता से केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोझ ना पड़े।
सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल से एकीकृत किया जाएगा, जिससे और सुविधा होगी। योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के मकसद से शहरी, स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना से लोगों को अधिक आय होगी, बिजली बिल कम होगा और साथ ही रोजगार सृजन भी होगा। आइए सौर ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा दें। मैं सभी आवासीय उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं से आग्रह करता हूं कि वो PM सूर्यगृह.gov.in पर आवेदन कर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आगे बढ़ाएं। और उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार भी समान नागरिक संहिता बिल लाने की तैयारी कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कहा है कि उनकी सरकार बहुविवाह को भी समान नागरिक संहिता कानून में जोड़ने पर विचार कर रही है। Some cabinet has discussed both UCC and polygamy bill, but we were following polygamy. Uttarakhand has passed UCC. So we are now working on aligning both so that we can prepare a robust legislation. We are working on that. But meanwhile, Assam cabinet has passed a very important legislation in last cabinet prohibiting healing. Healing is a very, very dicey subject which is used to convert tribal people. So this bill we are going to pilot because we believe that religious status quo is very, very important. तो असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने तय किया है कि एक्सपर्ट कमेटी बहुविवाह और UCC को एक ही कानून में शामिल करने के तरीकों पर गौर करेगी। Our expert committee will now sit because Assam was working on polygamy. UCC became a new thing. Now UCC is only banning polygamy, making it a civil offense. But we were thinking of making polygamy a criminal offense. So now country need a uniform policy. So we are going to align this, and for that I'll have a round of discussion with my central leadership also, that which direction we should go. और बात बिहार की। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। नॉमिनेशन के मौके पर नंदकिशोर यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। साथ ही बीजेपी और JDU के कई वरिष्ठ नेता भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने के बाद नंदकिशोर यादव ने कहा कि सभी से सहयोग की उम्मीद है। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व, PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी CM का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। 15 फरवरी को बिहार विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। हालांकि विपक्ष की तरफ से अगर उम्मीदवार नहीं खड़ा होता है तो सर्वसम्मति से नंदकिशोर यादव अध्यक्ष बन जाएंगे। वहीं विपक्ष की तरफ से कोई खड़ा होता है तो फिर मतदान होगा। विधानसभा में NDA के बहुमत को देखते हुए नंदकिशोर यादव का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय है। खबर हल्द्वानी से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। बनफूलपुरा क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू जारी है। जिला प्रशासन ने कल अमन चैन कमेटी के तहत पुलिस धर्मगुरुओं को हल्द्वानी नगर निगम में हालात पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। इसके अलावा उत्तराखंड में हल्द्वानी नगर निगम ने बनफूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। वसूली की रकम जमा करने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। नोटिस में 8 फरवरी को घटना वाले दिन दर्ज प्राथमिकी का भी जिक्र किया गया है, जिसमें मलिक को नामजद किया गया है। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। रेल मंत्री ने मुंबई अहमदाबाद ट्रेन कॉरिडोर का शानदार वीडियो साझा किया है। वीडियो में महत्वाकांक्षी ट्रेन परियोजना की अत्याधुनिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। बुलेट ट्रेन द्वारा मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी तय की जाएगी।
वीडियो में इस परियोजना को भारत के भविष्य के रूप में दिखाया गया है। रेल मंत्री ने लिखा है कि हम सपने नहीं, हकीकत बुनते हैं। मोदी 3.0 में बुलेट ट्रेन के लिए तैयार हो जाइए। हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी 3.0 सरकार का ब्लूप्रिंट बताते हुए कहा था कि अगले 5 वर्षों में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और वंदे भारत ट्रेन का विकास भी देखेगा। महंगाई और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आ रही है। एक ओर जहां जनवरी में खुदरा महंगाई दर घटकर 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई, वहीं औद्योगिक उत्पादन की ग्रोथ में इजाफा देखने को मिला है। खाद्य पदार्थों के दाम घटने के चलते खुदरा महंगाई दर जनवरी में घटकर 5.10% रही है, जो कि 3 महीने में इसका सबसे कम आंकड़ा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर दिसंबर में 5.69% और पिछले साल जनवरी में 6.52% थी। इसके साथ ही औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिसंबर में थोड़ा बढ़कर 3.8% रहा, जो नवंबर में 2.4% बढ़ा था। विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार आने से औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में अक्टूबर-दिसंबर के दौरान बेरोजगारी दर घटकर 6.5% रह गई है, जो इसके पहले की तिमाही में 6.6% थी। तीसरी तिमाही के दौरान महिलाओं की बेरोजगारी दर 8.6% पर स्थिर रही, जबकि पुरुषों की बेरोजगारी दर इसके पहले की तिमाही के 6% से घटकर 5.8% पर पहुंच गई है। 15 से 29 साल के आयु वर्ग वाले युवाओं की बेरोजगारी दर तीसरी तिमाही में तेजी से घटकर 16.5% पर आ गई है, जो दूसरी तिमाही में 17.3% थी। पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही काम को लेकर उत्साह देखने को मिला और उनका श्रम बल हिस्सेदारी दर बढ़कर 74.1% और 25% हो गया, जो कि इसके पहले 73.8% और 24% था। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। तो खेल प्राइम में हमारे साथ जुड़ गई है सुचित्रा। सुचित्रा, क्या खास है आज खेल की दुनिया में? शुक्रिया जया। शुरुआत करते हैं बैडमिंटन के साथ। मलेशिया में आज से बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 शुरू हो गई है। इस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम पीवी सिंधु की अगुवाई में और भारतीय पुरुष टीम एचएस प्रणॉय के नेतृत्व में अपनी दावेदारी पेश करेगी। पीवी सिंधु घुटने की चोट के कारण अक्टूबर के बाद से किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं रही हैं। ऐसे में वे जो साल में एक बार होने वाली इस प्रतियोगिता से कोर्ट में वापसी करेंगी। सिंधु के अलावा एकल वर्ग में अश्मिता चलिहा भी भारतीय महिला टीम का हिस्सा होंगी। युगल वर्ग में अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो और त्रिसा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय दल का हिस्सा है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत कल करेगी। भारतीय महिला टीम का सामना चीन से होगा, वहीं भारतीय पुरुष टीम का सामना हांगकांग से होगा। स्पेन में चल रहे निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय युवा खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। 10 मीटर एयर राइफल के पुरुष वर्ग में भारतीय युवा निशानेबाजों ने क्लीन स्वीप करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। उमा महेश मादिनेनी ने स्वर्ण पर निशाना लगाया, वहीं पार्थ माने ने रजत और अजय मलिक ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। लड़कियों में 10 मीटर एयर राइफल में भारत को स्वर्ण और कांस्य पदक हासिल हुआ। ईशा अनिल ने स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं संभवी शर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब बात ब्राजील की। ब्राजील के फुटबॉल प्रशंसकों के लिए दिल तोड़ने वाली खबर आई है। 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन ब्राजील फुटबॉल टीम पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। रियो और टोक्यो में स्वर्ण पदक जीतने वाली ब्राजील को अर्जेंटीना ने ओलंपिक क्वालिफायर्स में मात दी। बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ब्राजील पुरुष फुटबॉल टीम इस बार पेरिस ओलंपिक में दिखाई नहीं देगी। दक्षिण अमेरिकी ओलंपिक क्वालिफायर्स में अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से मात देकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और अपनी चिर प्रतिद्वंदी को बाहर कर दिया। दक्षिण अमेरिका से ओलंपिक के लिए 2 टीम क्वालिफाई करती हैं। दूसरे स्थान के लिए पैराग्वे और वेनेजुएला के बीच रविवार को होने वाले मैच की विजेता क्वालिफाई करेगी। ब्राजील ने
रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। पिछली बार ब्राजील की पुरुष फुटबॉल टीम 2004 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही थी। इससे पहले वे 1992 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। हालांकि उन 2 झटकों के समय सीनियर टीम के प्रदर्शन को लेकर कोई समस्या नहीं थी। पिछले कुछ समय से ब्राजील की सीनियर टीम का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा है। ब्राजील 2026 के विश्व कप के दक्षिण अमेरिकी क्वालिफायर्स में 6ठे स्थान पर है। टीम के सबसे बड़े स्टार नेमार घुटने की चोट के कारण अक्टूबर से बाहर हैं। 17 वर्षीय स्ट्राइकर एंड्रिक से काफी उम्मीद थी, लेकिन वे क्वालिफाइंग अभियान में 7 मैच में सिर्फ 2 गोल ही कर सके। ओलंपिक की फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रमुख तौर पर अंडर 23 खिलाड़ी खेलते हैं और फुटबॉल की दुनिया में इसका महत्व विश्व कप या कोपा अमेरिका जितना नहीं है। हालांकि ओलंपिक से बिल्कुल बाहर ही हो जाना ब्राजील फुटबॉल के गौरव पर एक धब्बा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं जया के पास। शुक्रिया सुचित्रा इन खबरों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। गाजा के रफाह में इजराइल के हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हमले न करने की सलाह के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली रक्षा बल को रफाह पर हमले का आदेश दिया था। हमले के बाद मिस्र ने इजराइल के साथ किए गए दशकों पुराने शांति समझौते को खत्म कर सैन्य दखल की धमकी दी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है। इस पर WHO ने कहा है कि गाजा के लाखों लोगों के लिए रफाह आखिरी ठिकाना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क का कहना है कि गाजा में संभावित पूर्ण इजरायली सैन्य घुसपैठ भयानक है, जो कि लगभग 1.5 मिलियन फिलिस्तीनियों के पास भागने के लिए कोई और जगह नहीं है। भारी तादाद में नागरिकों के मारे जाने और घायल होने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गाजा में इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका कदम उठा रहा है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इजरायल और हमास के बीच एक बंधक समझौते पर काम कर रहा है, जिससे गाजा में 6 सप्ताह के लिए शांति आएगी। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के साथ बातचीत के बाद जो बाइडेन ने गाजा में पूर्ण संघर्ष विराम की अपील की है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर खतरे को लेकर बैठक की। रूस के अनुरोध पर यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मिन्स्क समझौते पर चर्चा हुई। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से हजारों लोग मारे गए हैं। लाखों यूक्रेनवासी विस्थापित हुए हैं और अनगिनत शहर मलबे में बदल गए हैं। बात पाकिस्तान की, जिसके कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने हाल में हुए संसदीय चुनाव के नतीजों में किसी तरह के हेरफेर को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर कोई विशेष परिणाम देने का कोई दबाव नहीं था। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के आरोपों की जांच सिर्फ इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कुछ राष्ट्रों ने जांच की मांग की है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए उसके अपने कानून हैं। और अब बारी सेगमेंट लाइफ प्राइम की। हरियाणा के झज्जर में बना राष्ट्रीय कैंसर संस्थान आने वाले दिनों में कैंसर के इलाज में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इस संस्थान में देश का सबसे बड़ा रेडियो आइसोटोप न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी वार्ड बनकर तैयार है। इसको परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है। साथ ही ब्लड कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भी सुविधा जल्द शुरू होने जा रही है। पेश है संवाददाता नितेंद्र सिंह की राष्ट्रीय कैंसर संस्थान से एक खास रिपोर्ट।
करीब 300 एकड़ में फैला और 710 बिस्तरों वाला हरियाणा के झज्जर में बना राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कैंसर मरीजों के इलाज में बड़ी भूमिका निभाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में देश का सबसे बड़ा रेडियो आइसोटॉप न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी वार्ड बनकर तैयार है। इसमें 21 बेड हैं। इसके शुरू होने से थायराइड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, रक्त कैंसर और फेफड़ों के कैंसर के इलाज में लोगों को मदद मिलेगी। जल्द ही यहां बोन मैरो प्रत्यारोपण की सुविधा भी शुरू होगी। हर रोज यहां 500 कैंसर मरीज इलाज के लिए ओपीडी में आते हैं। इनमें 60 मरीज नए होते हैं। आज के दिन पे जो है हम यहाँ पे 150 प्लस रेडिएशन ट्रीटमेंट्स पर डे देते हैं, 150 प्लस कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट्स पर डे देते हैं। हफ्ते में हम 80 से 100 मेजर ऑपरेशंस, एंडोस्कोपीज एक्सेट्रा करते हैं। और हाँ, यहाँ पे हर तरह की सुविधा है। बेस्ट आईसीयू केयर है, पैलिएटिव केयर है। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में ओपीडी, अत्याधुनिक वार्ड, आईसीयू वार्ड, पैलिएटिव केयर की सुविधा, पेट स्कैन की सुविधा और खून जांच के लिए अत्याधुनिक लैब है। इसके अलावा यहाँ कैंसर आपातकालीन सुविधा 24 घंटे मिलती है। मरीजों को सस्ती दवा मिले, इसके लिए अमृत फार्मेसी की भी सुविधा है। संस्थान में इलाज के लिए एआई तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। संस्थान में रिसर्च पर खासा जोर है। यहाँ कई स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन कैंसर हम लोग यहाँ देखते हैं वह फीमेल्स में होता है ब्रेस्ट कैंसर, मेल्स में होता है ओरल कैंसर, और जो नया आजकल हम देखने को आ रहा है वो है कोलोरेक्टल कैंसर, जो आंत का जो कैंसर होता है। ठीक है, तो ये पहले जो बाहर की जो कंट्रीज़ में है, जो वेस्ट में है, वो ज़्यादा ओल्ड एज में आता है, 60 या 70 साल की उम्र में। हमारे यहाँ पे दिखता है 30 से 40 की उम्र में। इवन ब्रेस्ट कैंसर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे है वो 20 से 30 साल की उम्र की महिलाओं में ज़्यादा पाया जा रहा है। तो हम सर्जरीज यहाँ पे सारी हम कर रहे हैं। मरीजों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई जाती है। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए यहाँ फ्री में इलाज की सुविधा है। कैंसर से बचाव के लिए यहाँ डॉक्टर्स कैंप लगाकर जांच भी करते हैं। मरीजों के परिजनों को ठहरने के लिए यहाँ 700 बिस्तरों के विश्राम सदन की भी सुविधा है। मेरे ठीक पीछे इन्फोसिस फाउंडेशन की तरफ से विश्राम सदन बनाया गया है, जहाँ 700 बेड है। जब मरीज यहाँ पर आएंगे तो उनके जो परिजन हैं, उनके जो तीमारदार हैं, उनके रहने की यहाँ व्यवस्था है। और 140 रुपया प्रतिदिन विश्राम के लिए यहाँ पर फीस रखा गया है, और साथ ही साथ इसमें भोजन की भी व्यवस्था है। कैमरामैन मोंटी के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, झज्जर। तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये कैंसर अस्पताल। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज़ पर जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।